हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो ये वीडियो देख रहा है मॉर्निंग में उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो आफ्टरनून देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो इवनिंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। एक्चुअली जैसे जिस कंडीशंस में आप जिस टाइम में देख रहे हो, मैं उस कंडीशंस में मैंने आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोला है। ठीक है, अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपको फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। क्या है टॉपिक हमारा? हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन नीट फिजिक्स। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि मैंने हमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या देखा है कि ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं केमिस्ट्री बायो में अच्छे होते हैं, बट बात करूं अगर फिजिक्स में, तो फिजिक्स में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पाते और पूरे साल स्ट्रगल करते हैं वो फिजिक्स के साथ। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा मेथोलॉजी बनाया है कि आप किस तरह से 140 प्लस फिजिक्स में ला सकते हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो करें तो मुझे भी बिलीव है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो मैं बात सबसे पहले करता हूं नीट पेपर की। ठीक है, नीट के पेपर के बारे में मैं सबसे पहले बात करता हूं। देखो, नीट पेपर में अगर हम डिस्कस करें तो हमें ये अच्छे से पता है कि नीट पेपर में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ऐसे समझो 45 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। मैं नीट पेपर की बात करूं तो 45 क्वेश्चंस टोटल नीट के पेपर में होते हैं। ठीक है, अब यहां से मेरी बात एकदम ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट समझना आप लोग कि अगर 45 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको ये बोलूं कि 50 टू 20 क्वेश्चंस जो होते हैं नीट में, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी होते हैं। वो डायरेक्ट क्या होते हैं? एनसीईआरटी से होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। अब आप सोचोगे कि 50-20 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तो देखो मेरी बात समझो कि ये जो 50 टू 20 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं, थियरी ओरिएंटेड होते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में नीट है तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि वो आपको इजी नहीं लगते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उसको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से मिक्स करके उस तरह से डिजाइन किया जाता है, बहुत स्मार्टली डिजाइन किया जाता है। बट यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ 50 to 20 क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही होते हैं। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे अचीव करो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वो एग्जाम में बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं इस जगह, जो हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसा है तो इसका मेथोलॉजी क्या होगा जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो देखो मेरी बात को समझना कि मेथोडोलॉजी की बात हम करें कि क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में आपका मेंटल स्टेबिलिटी जो होता है एग्जाम्स का, वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहला हम मेथोडोलॉजी ये बोले कि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी इन एग्जाम्स। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मेंटल स्टेबिलिटी इन एग्जाम्स का मतलब क्या होता है। देखो, मेंटल स्टेबिलिटी इन एग्जाम्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप क्या करो कि एनसीईआरटी को थोड़ली जब स्टडी करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कुछ मिक्स क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको मेंटली एकदम स्टेबल होना चाहिए। वो टेम्परामेंट बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आप ये जो 50-20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैंडल कर पाओगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी ये 50-20 क्वेश्चंस को हैंडल करने में, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको ये 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरी ओरिएंटेड होते हैं और एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं सेकंड कंडीशंस में बात करूं तो सेकंड में ये बोलूं मैं आपको कि सेकंड में 50 to 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, 50 to 20 क्वेश्चंस वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं या फिर मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोल लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मैं बात करूं तो डेरिवेशन बेस होते हैं, डेरिवेशन बेस होते हैं। ठीक है, अब मैं देखो, अब मेरी बात को समझना कि अगर मैं थर्ड टाइप पे बात करूं तो थर्ड टाइप के जो होते हैं मैं यहाँ बोलूं 5 to 10 क्वेश्चंस, वो बेसिकली लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस क्या होते हैं? लॉजिकल कॉन्सेप्ट से होते हैं। और फोर्थ मैं आपको ऐसे बताऊं कि 5 to
10 क्वेश्चंस ही जो होते हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब मेरी बात को समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 15 टू 20 जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है एग्जाम्स में बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। मतलब आपका रिकॉल पावर बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपने जो स्टडी की है प्रॉपर वे में एनसीईआरटी की, ठीक है, वो उसके कारण जो है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे तुम जब पेपर सॉल्व करते हो नॉट फॉर द एग्जाम्स फॉर द प्रैक्टिस, तो ब्रेन को एकदम स्टेबल रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, और ब्रेन को स्टेबल रख के एकदम एग्जैक्ट टाइम बेसिस पे हमें पेपर सॉल्व करना है। तो तुमको ये जो 50 टू 20 क्वेश्चन है बहुत इजी सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखोगे कि मेंटल स्टेबिलिटी के अलावा जो दूसरा आपको काम करना है, दूसरा मेथड जो आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला लिस्टिंग करना है, फॉर्मूला लिस्टिंग करना है, ठीक है। अब मैं बताऊं यहाँ पे फॉर्मूला लिस्टिंग में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या करो, उसका एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, ठीक है। मैंने कई बार देखा है कि टीचर्स ये बात बोलते हैं कि फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को आपको डेरिवेशंस में प्रॉब्लम्स है या कहीं भी आप अपने, वो क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूलाज जो आपके क्लास नोट्स में हैं या फिर बुक्स में है ये सब आप खुद से क्या करते हो उनको कॉपी करना शुरू करते हो, तो आप कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्मूला लिस्टिंग का मेरा मतलब ये है कि आप कॉपी नहीं करना है, आपको जो क्लास नोट्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप जो एनसीईआरटी को रीड करते हो और एनसीईआरटी क्लास नोट्स, और उसके बाद आप क्या करोगे कि एक या दो रेफरेंस भी आप स्टडी करोगे, तो उससे रिलेट करता हुआ जो एक फॉर्मूला लिस्ट होता है वो आपको बनाना है। तो फॉर्मूला लिस्ट बनाने से ये प्रॉफिट होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो तो आप क्या करो, अपने पास एक रेफरेंस में अपने बनाए हुए फॉर्मूला लिस्ट को लेके जरूर चलो, और जब न्यूमेरिकल को रीड करो और उसके बाद देखो कि कौन सा फॉर्मूला जो है उस न्यूमेरिकल्स को हिट कर रहा है, जो फॉर्मूला उस न्यूमेरिकल को हिट कर रहा है आप उस पर यूज करो। तो आपको क्या होगा कि जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको फ्लैशबैक में किस तरह से आपके टीचर्स ने उसका डेरिवेशंस किया था या क्या उसके कॉन्सेप्ट थे आपको खुद ब खुद याद आने लगेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी परफेक्ट रहेगा और न्यूमेरिकल्स भी बनता चला जाएगा, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और आपको ऐड करके बोलूं कि आपको थर्ड एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना, नो रिस्क टेकिंग। नो रिस्क टेकिंग का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको वही फॉर्मूला सेट तैयार करना है और उसी तरह से फॉर्मूला सेट तैयार करना है जो कॉन्सेप्ट आपने पूरी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट की है, ठीक है। और उस फॉर्मूला लिस्ट के में कोई रिस्क नहीं लो कि आपको कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं, आपने टीचर्स ने बोला कि फॉर्मूला बनाओ और आप लग गए फॉर्मूला बनाने में, ठीक है, और आपने वो सारे फॉर्मूलेस बना लिए। बट जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, जब न्यूमेरिकल्स करोगे, तो एज अ रेफरेंस आप फॉर्मूला लिस्ट लेके चलोगे, तो वहां पर क्या होगा कि आपको फॉर्मूला दिखेगा, क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, अच्छा ये फॉर्मूला हो रहा है बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे डिराइव किया गया है, वो आपको ध्यान है। तो फॉर्मूला लिस्ट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है और उसको पूरा एक शॉर्ट नोट्स की तरह कंसिडर करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब आप ये समझो कि जैसे आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो अपने फॉर्मूला लिस्ट को लेते हुए, तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको फॉर्मूला लिस्ट के कंसिडरेशन से सॉल्व होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही ऐसा होगा कि आपको वो रेफरेंस रखना ही है फॉर्मूला लिस्ट का। बट उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जहां आपको ऐसा लगे कि इसके कॉन्सेप्ट कुछ मिस हो रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट से आपको वो डेरिवेशन नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसके लिए एक शॉर्ट नोट बनाओ। मतलब कहीं भी कोई रिस्क नहीं लेना है आपको यहाँ पे, ये आप ध्यान रखोगे इस कंडीशंस में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, आपको मेथोलॉजी में क्या रखना है कि रीडिंग रखना है आपको कोई रेफरेंस बुक का। मतलब रीडिंग करो कोई भी रेफरेंस बुक, कोई रेफरेंस बुक। रीडिंग ऑफ द रेफरेंस बुक का मतलब मेरी बात को समझना कि जब भी बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर फिनिश हुआ, वो अपना क्लास नोट्स देखे, टीचर्स ने जो पढ़ाया वो देखे और डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे अटैक करते हैं, और ये सबसे गलत अप्रोच होता है, ये पहला रॉन्ग अप्रोच है। दूसरा वो क्या करते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्लास नोट्स को देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं एनसीईआरटी को रेड करते हैं, उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल्स को। ये दूसरा सबसे रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है कि आप क्या करो कि एग्जामिनेशंस के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, उसके लिए रीडिंग कैसे करनी है, तो आप क्या करो पहले अपने क्लास नोट्स को देखो, उसके बाद क्या करो कि रीड करो रेफरेंस को, ठीक है, और एनसीईआरटी को।
क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से समझा हुआ है। आप जैसे जैसे रीडिंग करोगे ना, रीडिंग करोगे तो उसके एक अपने दिमाग में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन होता है ना वो बहुत फास्ट चलता है, तो आप अपने ब्रेन में एक उसका एक अलग कॉन्सेप्ट बनाते हो और एक नोट्स बना लेते हो, तो वो कहीं बहुत अच्छी तरीके से उसको पैटर्न को समझता है, जो आपको फॉर्मूला लिस्टिंग में भी बहुत काम आएगा। और इस तरह से आपका जो बेसिक्स नॉलेज, जो डेरिवेशन है, वो ऑलवेज क्या होगा, याद रहेगा आपको, आप रिफ्रेश रहोगे उस तरह से। अब एक चीज बात यहाँ पे ध्यान से समझना कि कभी भी किसी क्वेश्चंस को, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके ट्रैप में नहीं फंसना है तुमको, उस पर ट्रैप होना ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी क्या होता है कि आप जैसे 45 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस का आपको एक पेपर है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, या आप समझो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई डीपीपी मिला है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम बाउंडेड में ही प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको ऑलवेज अपने टाइम पे कवर रहना है, कि टाइम बाउंडेड हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, आप उसके साथ लड़ो मत, उसको 15 20 या 25 मिनट मत दो, इतने देर में आपका नीट का पेपर खत्म हो जाता है और आप एक क्वेश्चन में ही परेशान हो जाओगे, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये टाइम बाउंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब आपके जो 45 क्वेश्चंस है वो 45 मिनट्स में ही करना है। इसके लिए ही मैंने बोला कि रीड करो रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, और फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो फॉर्मूला लिस्ट लेके करो, और कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना आपको, कि आप क्वेश्चन के साथ ट्रैप हो रहे हो, आप उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान देते हो तो देखो, अगर इस मेथोलॉजी से चलते हो तो देखो, पहला ये 15 20 क्वेश्चन जो है तुम्हारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के, ये तुमसे सॉल्व होते हैं। अगर तुम्हारा फॉर्मूला लिस्टिंग बहुत अच्छा है तो ये भी जो 15 से 20 क्वेश्चन है ये कंसिडर हो जाते हैं। तो हमने जो एम बनाया है अभी 140 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने का, देखो मेरी बात समझना, हमने जो यहाँ पे एम बनाया 140 प्लस क्वेश्चंस करने का, तो आपको यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि 140 प्लस करने के लिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास सॉल्व होने चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 35 प्लस के आसपास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ है और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ है, तो 30 प्लस क्वेश्चन तो आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने इस टारगेट्स को अचीव कर लोगे। बट ये जो मैंने बोला लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, तो देखो बेटा, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं वो रैंक मैटर करता है। कि कभी आप देखते हो कि कोई बच्चे का बहुत अच्छा रैंक है और उसके जो एक दो क्वेश्चंस जो गलत होते हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस के ही गलत होते हैं। बट इन केस अगर आप इस मैथोलॉजी से चल रहे हो, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी एग्जाम्स में आपका बहुत अच्छा है, फॉर्मूला लिस्टिंग आपने बहुत अच्छा से किया है, किसी क्वेश्चन के साथ रिस्क नहीं ले रहे हो, टाइम बाउंडेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो, रीडिंग रेफरेंस आपने प्रॉपर वे में यूज किया है, तो आप बिलीव करो कि इन लॉजिकल क्वेश्चंस और क्रिटिकल क्वेश्चंस में से भी आप क्या करोगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो सॉल्व ही कर सकते हो। क्योंकि आप ये ध्यान रखो 5 से 10 जो मैंने लॉजिकल कॉन्सेप्ट बोला, 10 तो बहुत मैक्सिमम हो जाता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ जो क्रिटिकल क्वेश्चन है इसमें भी मतलब दोनों मिला के मैं क्लियर करूँ तो करीब 13 14 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें भी अगर आपने इस मेथड से चले हो, ठीक है, अगर आपका ये मेथड बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस मेथड से आप वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है 40 से 50% क्वेश्चंस आप आराम से लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन के भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ? तो ये आपको इस टर्म्स में ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 40 से 60 का मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें से 45 क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर होते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जिन बच्चों को ये चीजें क्लियर है कि फॉर्मूला लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं वापस बोलूं, फॉर्मूला लिस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो टीचर्स ने पढ़ाया आपने वो देखा, आपको डेरिवेशन ध्यान नहीं है, आप अच्छे से नहीं समझ पाए, फिर भी आप क्या कर रहे हो, एक फॉर्मूला की पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं करो ऐसा, आप वही फॉर्मूला लिस्ट करो जो आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है वापस टीचर से कंसल्ट करो, या ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो तो वहां पे वापस से वो वीडियोस देखो, इस तरह से वो वापस करो और फिर फॉर्मूला लिस्ट करो। और जब भी न्यूमेरिकल्स बनाओ तो हमेशा एक फॉर्मूला लिस्ट का एक छोटा सा नोट्स अपने पास रखो और उसको देखकर ही फॉर्मूला अपने न्यूमेरिकल्स बनाओ। क्योंकि बार बार अगर उसको देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज होगा,
तुम्हारे वो थियरी भी वापस तुमको, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो होंगे, थियरी के कॉन्सेप्ट होंगे, वापस तुम्हारे ब्रेन में रिकॉल होते चले जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है 140 या 140 प्लस मार्क्स लाना। ठीक है, तो यहां पर आपको एकदम इसी मेथड से चलना है ताकि आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओ अपने आप को। बट स्पेशली देखो, मैं ये बार बार बात बोलने की जरूरत नहीं है, हर टीचर्स, हर सीनियर्स होंगे तुम्हारे, हर कोई यही बोलता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है एनसीईआरटी पढ़ना है, इज इट ओके, बट किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी चैप्टर्स के पूरे न्यूमेरिकल्स को अटैक करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास नोट्स, देन एनसीईआरटी, देन कोई एक रेफरेंस बुक आपको लेकर उसको पहले स्टडी करो, देन आफ्टर उसके बाद फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ो। क्योंकि मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है ये चीज कि क्लास ओवर होती है, किसी चैप्टर्स की कंप्लीट होती है, वो क्लास नोट्स निकालते हैं और क्लास नोट से रिवाइज करते हैं और डायरेक्ट वो कहाँ चले जाते हैं, न्यूमेरिकल को अटैक करने, और वहां पर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और यही प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको कि बाद में वो कहते हैं कि मुझे फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे। इसलिए मैंने पहला ही मेथोलॉजी का पॉइंट ही रखा है, मेंटल स्टेबिलिटी इन एग्जाम। और एक चीज हमेशा याद रखो, ट्रैप होना नहीं है आपको, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उसके साथ, क्योंकि टीचर्स आपको बोलते हैं ऐसा कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो। बेटा इतने टाइम्स नहीं होते हमारे नीट एग्जाम्स में, तो आप उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और एकदम एक चीज तो एकदम रेगुलर याद रखो कि एक शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि अगर आपको फिजिक्स में 140 प्लस कंसीडर करना है तो ये जो सेक्शन है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला ये, और अगर आपने फॉर्मूला लिस्टिंग बहुत अच्छे से किया है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे आराम से बनते हैं। और ये दोनों में अगर आपको कमांड है तो ऑब्वियसली लॉजिकल कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के भी 40-50% बहुत अच्छे आते हैं। मगर ये बातें मैं किन के लिए कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स से डर लगता है। बट जिनको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है उनके लिए लॉजिकल कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आराम से सॉल्व होते हैं अगर वो इस मेथड से बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आज की मैं जो भी मेरे अंदर थी कि नीट के प्रिपरेशन के लिए आपको मेरे जो आज तक के एक्सपीरियंस थे, मैंने उस एक्सपीरियंस पे आपको अपनी बातें बताई और आपको हर चीज समझाया है। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या और बायो की कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके।